नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से सरोज सिन्हा आयुर्वेदाचार्य के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या मधुमेह का समाधान आयुर्वेद में छिपा है? क्या सिर्फ जड़ी बूटियों और जीवन शैली के बदलाव से डायबिटीज नियंत्रित की जा सकती है? इन सवालों के जवाब जानिए एक अनुभवी आयुर्वेदाचार्य शांतनु मिश्रा जी से, जो आज हमारे साथ हैं और आज के इंटरव्यू में आयुर्वेद की दृष्टि से डायबिटीज के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव की पूरी जानकारी देंगे। आयुर्वेद में मधुमेह को किस नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद में मधुमेह को मधुमेह नाम से ही जाना जाता है। क्या मधुमेह आयुर्वेद में प्रमेह का ही रूप है? जी हाँ, हमारे यहाँ प्रमेह के 20 भेद बताए गए हैं। प्रथम अवस्था में प्रमेह कफश प्रमेह होता है। फिर जब वो द्वितीय अवस्था में आता है तो पित्तज प्रमेह होता है। कफश प्रमेह के 10 भेद हैं। 10 प्रकार के कफश प्रमेह होते हैं और 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह होते हैं। और जो वातज प्रमेह होता है, प्रमेह की अंतिम जो अवस्था हुआ करती है वातज प्रमेह की, उसमें 4 प्रमेह हैं, जिसका एक मधुमेह भी है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मधुमेह में और शुगर में जमीन आसमान का अंतर है। ब्लड शुगर बढ़ने का कदापि अर्थ नहीं है रोगी को मधुमेह हुआ है। मधुमेह एक व्यापक शब्द है और ब्लड शुगर एक बड़ा ही सामान्य शब्द है, जिसको लोग सामान्य अवस्था में एलोपैथ के डायबिटीज को ही, डायबिटीज टाइप 2 को या टाइप 1 को लोग मधुमेह मान लिया करते हैं, मगर ये दोनों दो अलग चीजें हैं। प्रमेह की ही अंतिम अवस्था मधुमेह है। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह किन दोषों के असंतुलन से होता है? मधुमेह, प्रथम तो जो प्रमेह उत्पन्न होता है हमारे यहाँ, जो मधुमेह का मूल है, जहां से मधुमेह की उत्पत्ति होती है शरीर में, वो कफ दोष के प्रभाव से, कफ दोष की विकृति से होता है। जब वही कफ पित्त के साथ संयोग कर लेता है तो पित्तज प्रमेह हो जाता है। आपने भी सुना होगा या बहुत लोग ये कहा भी करते हैं, डायबिटीज पेंक्रियाज के दोष से होता है। पेंक्रियाज एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन संस्थान की एक मुख्य आर्गन है। उसको हम आयुर्वेद में अग्न्याशय कहते हैं। पेंक्रियाज का हमारे यहाँ अग्न्याशय कहा जाता है। ये अग्न्याशय का सीधा सा अर्थ है अग्नि का आशय, अग्नि का स्थान। तो इसमें इन दोषों के साथ साथ अग्नि की भी विकृति हुआ करती है और उस अग्नि की विकृति से भोजन का सही ढंग से विपाक नहीं होता है और उसका पूरी तरह से शरीर में शोषण, उसका पाचन नहीं होता है, जिसके कारण कि मधुमेह की उत्पत्ति हो जाती है। हमारे 3 दोषों के अतिरिक्त अग्नि का भी मधुमेह की उत्पत्ति में बहुत बड़ा रोल है। प्रमेह या मधुमेह के मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? जो व्यक्ति प्रमेह, सबसे पहले हमारे यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि कफज प्रमेह से शुरू होता है। प्रमेह का ही अंतिम विकृत रूप मधुमेह है। तो इसमें वह व्यक्ति जो श्रम नहीं करता है और बहुत मधुर पदार्थों का सेवन करता है, बिना एक भोजन के पचे हुए दूसरा भोजन भी करता है, जिसको विवंध होता है, जिसकी अग्नि विकृति होती है, उन लोगों को प्रमेह होता है। तो पहला प्रमेह तो कफज प्रमेह हुआ, दूसरा प्रमेह पित्तज प्रमेह हुआ और तीसरा प्रमेह हमारा जो वातज प्रमेह है, उसी का एक 4 भागों में एक भाग मधुमेह है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोषों के अतिरिक्त वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों की विकृति और अग्नि की विकृति से उत्पन्न होने वाला रोग ही मधुमेह है। प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं? प्रमेह हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो वर्णित है, महर्षि चरक ने जो वर्णन किया है, उसमें 20 प्रकार के प्रमेह का उन्होंने वर्णन किया है। 10 कफ के प्रमेह, 6 पित्त के प्रमेह और 4 वात के प्रमेह। ये 20 प्रकार के प्रमेह में ही सभी मधुमेह को लिए दिए ये सभी प्रमेह इसी के बीच में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में किसी भी रोग के उत्पत्ति का पूर्व रूप बताया गया है कि रोग के उत्पन्न होने के, ये विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति में यह अलर्टनेस नहीं है, यह वो अलर्ट नहीं करता है कि अब आपको ये रोग होने वाला है।
मगर हमारे यहाँ हर रोगों के, जो भी कठिन रोग हैं, जो भी असाध्य रोग हैं, जो भी कष्ट साध्य रोग हैं, उनके उत्पत्ति के पूर्व के शरीर में होने वाले कुछ लक्षणों को बताया गया है। तो अगर हम अलर्ट हो जाते हैं तो रोग हमको नहीं होते हैं। प्रमेह के उत्पन्न होने का प्रारंभिक स्थिति में हमारे यहाँ आचार्यों ने वर्णन किया है कि रोगी का मुंह मीठा हुआ रहता है, उसको भूख बहुत लगती है, साथ साथ उसके शरीर में गौरव, आलस्य बना रहता है, जिसके कारण कि वो बहुत अधिक शयन करता है, मुख्य रूप से दिवाशयन। रोगी के बाल बहुत ज्यादा उलझने लगते हैं, रोज शैम्पू करने के बाद भी उसके बाद बाल उलझ जाते हैं। उसके नाखूनों में अनावश्यक वृद्धि हुआ करती है। सामान्य लोगों के जितने नाखून बढ़ते हैं उसकी अपेक्षा जिनको प्रमेह होना होता है उनके नाखून कुछ ज्यादा बढ़ते हैं। बहुमूत्र हो जाता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। अगर इन लक्षणों का हम पहले अनुभव कर लें अपने शरीर में कि हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और ये चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रमेह होगा ही नहीं। प्रमेह नहीं होगा तो मधुमेह होने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा। आयुर्वेद में मधुमेह का उपचार किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे यहाँ किसी भी रोग के, केवल मधुमेह ही नहीं, किसी भी रोग के उत्पत्ति में और उसकी चिकित्सा में दोष, धातु, मल और अग्नि, ये 4 चीजों का समावेश होता है। 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। हमारी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हमारी 13 अग्नियां हैं, 7 धात्वाग्नि, इन 7 धातुओं के, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के, और 5 महाभूतों की, महाभूताग्नि अग्नि, महाभूत अग्नि, जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 से जो अग्नियां उत्पन्न होती हैं, ये 5 अग्नियां, तो 7, 5, 12। और एक हमारे उदर में स्थित जठराग्नि है जो सबका पोषण करती है। तो हमने आपको बताया अभी कि हमारे यहाँ जो सिद्धांत है दोष, धातु, अग्नि और मल का, तो इन सब पर विचार करके कि किसमें क्या विकृति आई है उसके अनुरूप हम उसकी चिकित्सा करते हैं। कोई चिकित्सा का एक ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी एक दवा नहीं है हमारे यहाँ जिस दवा को हम देकर के मधुमेह को ठीक कर सकें। दोष, धातु, अग्नि और मल के वैषम्य को ठीक करके हम मधुमेह को ठीक करते हैं। कौन कौन सी प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियां मधुमेह में दी जाती हैं? वैसे आपने बहुत सामान्य सुना होगा कि जो मधुमेह का रोगी है, जो भी मधुमेह का रोगी है, उसको करेला खाना चाहिए, तिक्त रस का है, अग्नि को उद्दीप्त करता है। जामुन के बीज का सेवन या जामुन के फल के सेवन का हमारे यहाँ विधान बताया गया है। एक हमारे यहाँ गुड़मार नाम की औषधि होती है जो शुगर को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। हमारे यहाँ विजय सार का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ यकृत की क्रिया को सही ढंग से संचालित करने के लिए विजय सार का प्रयोग होता है, कालमेघ का प्रयोग होता है। ऐसी अनेक हमारे यहाँ जड़ी बूटियां हैं जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम मधुमेह की चिकित्सा करते हैं। बहुत से लोग मेथी खा रहे हैं। मेथी हमारे उष्णवेर की औषधि है, अग्नि को उद्दीप्त करती है, उसका लीवर पर फंक्शन है, उसका पेंक्रियाज पर फंक्शन है, इंसुलिन के सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इसलिए मेथी भी एक बहुत गुणकारी औषधि है। इसमें आम जनता को मधुमेह से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? मधुमेह के विषय में आपको मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये लाइफ स्टाइल की चीज है। हर व्यक्ति को अपने, जो मधुमेह का रोगी है विशेष रूप से उसको, और अन्य लोगों को भी, कि उनको मधुमेह न होने पावे, इसके लिए अपने लाइफ स्टाइल में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आमूल चूल परिवर्तन का मतलब है कि आधुनिक सिद्धांत से या आधुनिक बातों को जो सुनती हो आप, उसमें कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट, ये 2 बातें आती हैं। जो हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उस कैलोरी का बॉडी में डिपोजिशन न हो, उसका आउटपुट हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है जिसमें मधुर रस है, जिसमें मीठापन है और जिनमें स्टार्च बहुत ज्यादा है। जैसे एक लोगों को भ्रम है
कि चावल खाने से डायबिटीज होती है, जो कि एकदम कोरा भ्रम है। अगर ऐसा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा आसाम, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा और संपूर्ण दक्षिण भारत केवल डायबिटिक ही होता, क्योंकि ये तीनों समय चावल खाते हैं। रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होगी, यह एक भ्रम है। अगर ऐसा होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, दिल्ली को, पंजाब को, किसी को कोई डायबिटीज का रोग नहीं होता। अब अंतर क्या है? हम चावल अगर खाते हैं तो चावल खाने की जो हमारी विधि है, उसके स्टार्च को हम निकाल दें। गेहूं में जो स्टार्च है, उस स्टार्च को हम नहीं निकाल सकते। मैं सलाह दूंगा ये कि डायबिटीज के जो भी रोगी हों, उनको गेहूं के स्थान पर अधिकतम जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और चने की रोटियों का सेवन करना चाहिए। गेहूं को एकदम पूरी तरह से उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब भी वो भोजन करें तो भोजन में या तो चावल लें, रोटी तो रोटी लें। अब आई बात आगे कि कैलोरी को हम आउटपुट कैसे करें। कैलोरी को आउटपुट करने के लिए हमारे यहां जो सिद्धांत है, यह भ्रमण का सिद्धांत है। वो भ्रमण का सिद्धांत या तो 10,000 स्टेप हो पर डे नॉन स्टॉप, 5 किलोमीटर हो, या 45 से 50 मिनट की वॉक हो, जिसमें कि हमें रास्ते में कहीं बीच में रुकना नहीं है। अगर इतना हम करते हैं, स्विमिंग और साइकिलिंग, ये 2 एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, जो हमारे कैलोरी को बर्न करती है, कैलोरी का आउटपुट बढ़ाती है। भोजन में हरदम हमें यह ध्यान रखना है कि जो जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, जैसे आलू है, चुकंदर है, सलजम है, गांठ गोभी है, ये जो भी जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें हैं, उनका पूरी तरह से हम त्याग करना। दिन में सोना कफकारक होता है, और कफ ही प्रधान हेतु है मधुमेह की उत्पत्ति का। इसलिए दिवाशयन और नए अन्न का भोजन, नए अन्न में स्टार्च ज्यादा होता है, नए अन्न का भोजन न करें, मीठी चीजें न लें। मधुमेह के रोगियों के लिए आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मधुमेह के रोगियों को प्रातः भ्रमण, सूर्योदय के 3 प्रहर के बीच पूर्ण भोजन का ले लेना, पुनः दिन में बिना भूख लगे हुए कभी न खाना, दिवाशयन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उसको समय से रात में सो जाना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे उसको पूर्ण निद्रा लेनी चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। डाइट एवं लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन करना चाहिए? हमने अभी आपको बताया कि उनको इस तरह से रहना है, परिवर्तन के नाम पर बिना भूख लगे हुए कभी भोजन का ना करना, ऐसे ही भोजन को करना जो सुपाच्य हो, ऐसे भोजन करना जिसमें स्टार्च, माड़ का अंश कम हो, हरी सब्जियां, मौसमी फलों में 2 चीजें डायबिटीज में, मधुमेह में कंट्राइंडिकेटेड है, केला और अनार। उसके लिए सबसे जो लाभदायक फल है वो सेब है, नारंगी है, मौसमी है, खीरा है, ककड़ी है। ये सब चीज अगर वो लेता है तो उसके लिए फायदेमंद है। क्या योग और प्राणायाम से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है? जी हाँ, मधुमेह के रोगी को नियमित अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निशार और मंडूकासन करना चाहिए। इससे उनको बहुत ज्यादा लाभ होना है। क्या पंचकर्म थेरेपी मधुमेह में उपयोगी है? पंचकर्म थेरेपी संशोधन चिकित्सा है। संशोधन का अर्थ है प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का टॉक्सिन बाहर निकालना। इसमें पूर्व कर्म है वमनोपरीक्षण। ये दोनों कर्म करके शरीर को शुद्ध कर देने पर वात, पित्त, कफ, अग्नि, मल, ये सभी चीजें सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए पंचकर्म का आयुर्वेद की चिकित्सा में बहुत ज्यादा महत्व है, मगर उसके लिए एक सिद्धस्थ वैद्य की जरूरत है,
जो वैद्य इस पंचकर्म की क्रिया को पूरी तरह से सम्यक ढंग से शास्त्रोक्त ढंग से करा सके। आयुर्वेद उपचार करने के लिए एलोपैथिक दवाओं को बंद करना जरूरी है क्या? नहीं, एलोपैथिक दवाएं इमरजेंसी स्थिति में या प्रारंभिक स्थिति में कुछ दिन आपको लेना है, क्योंकि हमारी जो भी दवाएं हैं ये दवाएं क्रूड मेडिसिन है, ये सीधे ड्रग्स हैं, तो इनके शरीर में जाकर के कार्य करने में कुछ समय लगा करता है। वैसी स्थिति में एलोपैथिक ड्रग्स का लेना मैं उचित समझता हूं और मैं कभी इसको रोकता भी नहीं। क्या आयुर्वेद में मधुमेह का स्थायी इलाज संभव है? जी हाँ, दिनचर्या का परिवर्तन, योग, प्राणायाम और नियमित औषधियों के सेवन से आयुर्वेद में पूर्ण रूपेण मधुमेह की चिकित्सा होती है। आपके अनुभव में किन रोगियों को सबसे अच्छा लाभ मिला और किस पद्धति से? हमारे यहाँ डायबिटीज के कई रोगी हैं जिनको कि एलोपैथ में HbA1c बढ़ना, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पोस्ट पेरेंटल या रैंडम बढ़ा हुआ होना डायबिटीज मान लिया गया। हमारी अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जिन लोगों को 13 और 14 के आसपास HbA1c और 240-50 के आसपास फास्टिंग ब्लड शुगर हुआ करती थी, उसमें से ऐसे अनेक रोगी हैं जिनका आज के समय में HbA1c 5.5 के आसपास आ गया है और उनका ब्लड शुगर भी लगातार नॉर्मल रहा है, मगर उन रोगियों ने अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे ढंग से पालन किया और औषधियों के सेवन के प्रति वो बहुत ही जागरूक रहे। इसमें जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है जहां आयुर्वेद में इंसुलिन छूटा हो? जी हाँ, एक मेरे महाराष्ट्र के रोगी हुआ करते थे संजय जोग। उनका एक 12 वर्ष का बच्चा, मैंने खुद ही इंसुलिन छुड़ाया है, 12 वर्ष का एक लड़का जो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया था, उसकी करीब 1-1.5 साल की चिकित्सा करने के बाद मैंने स्वयं इसको इंसुलिन से हटा लिया है और आज वो लड़का युवा होकर के अपना कार्य कर रहा है, पूर्ण रूप में स्वस्थ है और आयुर्वेद की औषधियों का आज भी वो सेवन कर रहा है। क्या आप कुछ प्रभावी घरेलू नुस्खे या जड़ी बूटियां बता सकते हैं जो ब्लड शुगर या मधुमेह को नियंत्रित करती है? ऐसा है कि किसी भी रोग के लिए हमारे यहाँ कोई आयुर्वेद में फार्मूला नहीं है, कोई पेटेंट फार्मूला नहीं है। शारीरिक दोष, धातु, अग्नि और मल के अनुरूप हम चिकित्सा करते हैं। फिर भी मधुमेह के रोगियों के लिए कुछ ऐसे घर में बनाने योग्य उपाय हैं जिनसे कि वो अपने मधुमेह को नियंत्रित रख सकते हैं। करेले का बीज, जामुन का बीज, मेथी, आंवला और हल्दी, इन सभी को बराबर मात्रा में मिला करके अगर चूर्ण बना दिया जाए और उसको 6 से 8 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लिया जाए तो हमारी समझ से मधुमेह के नियंत्रण में ये नुस्खा काफी कारगर होगा। जीवन शैली में क्या बदलाव कर मधुमेह से पूरी तरह बचा जा सकता है? आपको करना यह है कि आपको सक्रिय रहना है, आलस्य का परित्याग करना है, श्रम करना है, जिससे कि आपके शरीर में उत्पन्न जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग हो जाए, उसका संचय न होने पावे। नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम के संपर्क में रहना चाहिए। अपने आहार विहार पर उसको नियंत्रण रखना चाहिए। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठ करके अपनी दिनचर्याओं से निवृत्त होकर योग प्राणायाम करते हुए प्रातः भ्रमण, नियंत्रित भोजन, योग प्राणायाम के द्वारा वो अपने मधुमेह को पूरी तरह नियंत्रित रख सकते।